भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। जो खास मेहमान कहीं हो, अरुण प्रताप जी आपके पास, आप माइक ले लें। किस तरह से आप अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहेंगे? अब चूंकि बहुत कम वक्त बाकी है, 1 घंटे 24 मिनट। बायोलॉजिस्ट होके मैं ये चीज बताना चाहूंगा, जो मैं जोश देख रहा हूँ यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं भी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, इनका जो जोश है बहुत ही एक्सट्रीम है। और ये चंद्रयान का जो मैं पिछले 4 सालों में देखा हूँ, जब चंद्रयान 2 पे हम साथ में थे, इस समय का जो जोश है वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे भी मैं बच्चे को सुबह से देख रहा हूँ जिन्हें रात को नींद भी नहीं आई है, बिल्कुल, और जो दिन में चांद तारे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ा सहमे हुए हैं, कह रहे हैं मिशन पूरा हो जाए उसके बाद मैं बोलूंगा। और चंद्रमा के बारे में एक चीज और अच्छी चीज है कि चंद्रमा के बारे में जितनी कविताएं और गाने, चंदा मामा और कितने मूवीज के हजारों, और चंद्रमा को लवर के रूप में भी देखा गया है, और चंद्रमा को एक फिकल माइंडेड और एक अभी तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अभी जो तो ये माना जाए कि सब कुछ अच्छा है। अभी मॉड्यूल पे प्रोग्राम लोड हो चुका है, जो हम देख पा रहे हैं, और जो लैंडिंग का प्रोसीजर वो स्टार्ट है। मैं देख रहा हूँ इसमें कोई एरर या कुछ ऐसा नहीं है, अभी तक सब कुछ होके चल रहा है। इसरो की साइट अपडेट कर ही रही है, एंड आई एम श्योर 100% से ज्यादा कि आज ये चंद्रयान 3 पहुंच रहा होगा। जब हमारा भारत आजाद हुआ था 14-15 अगस्त की रात को जोरदार बारिश हो रही थी। खुद नसीब है कि जो आज हमने लैंडिंग को देखा, जो तीसरी बार चंद्रयान 3 में ही ये सॉफ्ट लैंडिंग हो गया, जबकि ल्यूना के केस में 9वीं बार में हुआ था। नंबर 2, अभी हम कितने खुद नसीब हैं कि कोविड के बाद एक ग्लूमी पीरियड था और आज इतनी खुशी का दिन था, पूरा देश बांध दिया गया है। और अगले इंट्रोडक्शन करवाते हुए अरुण प्रताप सीकरवार, साइंटिस्ट, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में, इसके साथ ही आर यादव, एक्स DRDO। सबसे पहले अरुण जी आपके पास जाते हुए हमने कोशिश की कि उस पूरे मैप को समझ सके, और जिसका प्रसारण इस वक्त इसरो की तरफ से किया जा रहा है। ल्यूना मिशन जो भी होते हैं, इसे बहुत प्रिसाइजली फाइन ट्यून करके तय किया जाता है। पहले तो ये बता दूं, जैसे अभी जुलाई के महीने में स्टार्ट किया गया था और अगस्त में ये पहुंच रहा है, और चंद्रयान 2 भी ऐसे ही था। इस समय जो मून की डिस्टेंस है वो अर्थ के काफी क्लोज होती है, तो ये 3,84,000 किलोमीटर की जगह पे करीब करीब 3,58,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है अभी मून। तो सारे प्रोजेक्ट ज़्यादातर आप देखेंगे जुलाई अगस्त इसी पीरियड में होते हैं। नंबर 2, आज लैंडिंग इसलिए प्रपोज रखा गया है आज के शाम, मतलब इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, सो दैट जिस जगह पर ये उतर रहा होगा मैंजिनस क्रेटर के पास, जिसकी जगह प्रपोज है, प्रोग्रामिंग करके रखा गया है, वहाँ पर उस जगह का सूर्य का सूर्य की पहली किरण स्टार्ट हो रही होगी। तो ल्यूनर डे जो कि अर्थ के करीब 14 दिनों के बराबर होता है। अब आते हैं लैंडर और रोवर, उन दोनों के जो भी पेलोड हैं उनका वो इलेक्ट्रिसिटी, उनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जी, और इतनी बैटरी हो नहीं सकती है, तो वहाँ पर सोलर पावर्ड पैनल लगाए गए। अब क्योंकि सन रेज ही एक सोर्स होता है स्पेस में एनर्जी के लिए, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि उस दिन सुबह जब यहाँ पे पहला सूर्य की किरण आ रही होगी तो सोलर पैनल स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद पेलोड अपना इन सिटू एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो हमें इसे फाइन ट्यून करना होता है सो दैट वो आज ही के दिन जबकि उस जगह पर वो सन स्टार्ट करेगा तो अपना काम करेगा। अच्छा, अरुण प्रताप सीकरवार हमारे साथ में है, साइंटिस्ट। चंदा मामा दूर के, या आओ चलें चांद के पार। चंदा मामा फिर कहाँ दूर रह जाएंगे? ये जो चंद्रयान मिशन है, अभी देख रहा हूँ चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो गया है। हमारे हर कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, इस जॉब का वो जॉब का, एवरीवन इज इंटरेस्टेड फॉर चंद्रयान, और इसे ऐसे अपनत्व की तरह से बिहेव कर रहा है कि ये पूरे देश को जोड़ रहा है। एंड शायद यही एक रीज़न है कि आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स का मिशन, जितने भी बेसिक एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने अलाउ किया है कि वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सभी जगह इस चीज़ को प्रसारित करें और बताएं इस मिशन के बारे में। और जैसा हम टीवी पर देख रहे हैं, कौन मंदिर, कौन मस्जिद, कौन गुरुद्वारा, कुछ नहीं बचा है जहाँ पर ये सब पूजा पाठ या दुआएं नहीं की जा रही हैं। एंड सर्टेनली क्योंकि ये चंद्रमा, क्योंकि अर्थ का अपना नेचुरल बॉडी है और इसे हम रात को देखा करते हैं, तो ये हमारे मन में भी है ऑलरेडी, और इसे एक इमोशनल टच और भी ज़्यादा आज बढ़ गया है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज। 3 मिनट टेरर, हमारे पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के चेयरमैन के सिवन जी ने कहा था जब चंद्रयान 2 का लैंडिंग प्रॉपर्ली नहीं हुआ था। तो ये डर अभी सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है और हर कोई इस वर्ड को ले रहा है, लेकिन ये एक पैसिमिस्टिक वर्ड है, मैं इसे ऐसे तरीके से नहीं देखता। और इस बार का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो
फेलियर बेस्ड डिज़ाइनिंग पे किया गया है कि अगर कोई चीज़ फेल होती है तो कैसे दूसरा मॉड्यूल या दूसरा उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसे टेक ओवर करे और ये मेक श्योर करे कि लैंडिंग प्रॉपरली ही हो। तो इस बार ऐसा कुछ टेरर नहीं होगा, लेकिन टेरर वाली बात अगर देखी जाए तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है 17 मिनट 21 सेकंड्स का, जो उस समय ऑटो मोड पर विक्रम लैंडर लैंड करेगा 25 किलोमीटर की ऊंचाई से। तो टेरर जैसी ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ये सक्सेसफुल जाएगा, लेकिन पिछले स्टेप की जो गलतियां थी वो सभी दूर की गई हैं। और इस बार चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए जो जगह है वो 4 किलोमीटर से लेकर 2.5 मतलब वो करीब करीब 10 गुना ज़्यादा है। पहले वो 500 मीटर गुणा 500 मीटर की थी। इसके अलावा उसके जो लेग्स हैं विक्रम लैंडर के वो मजबूत हैं। वो 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से गिरने पर भी वो मशीन को, लैंडर और रोवर को सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा चंद्रयान 2 के समय जो उसके डेटा दिया गया था वो दूसरे स्पेस एजेंसी के थ्रू दिया गया था, उस जगह का टेरेन मैप। अभी हमें दूसरी कंट्री से तो मदद मिल ही रही है, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हमें इसके अलावा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी जो अवेलेबल है वहाँ पे, वो भी मदद कर रहा है। उसने टेरेन मैपिंग कर रखा है। तरीके से आप समझा पाए ये लाइव ट्रैकिंग हो रही है, ये 3 तस्वीरें क्या कह रही है, लैंडिंग बर्न का मतलब हमारे दर्शकों को हम समझाएंगे, साथ ही टचडाउन का क्या मतलब। अभी 12:08 करीब हो रहा है और अगर हम इसमें ये टाइम ऐड कर दें, ये काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है 5 घंटे 36 मिनट 10 सेकंड फिर 9 सेकंड, ये वो टाइमिंग है। उसके बाद टचडाउन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के उतरने के लिए जो टाइमिंग दिया गया है वो 17 मिनट 21 सेकंड का है। तो वो इस समय से स्टार्ट हो जाएगा और उस समय वो ऑटो पायलट मोड पर रहेगा। मेरा मतलब वो अपने आप AI के थ्रू डिसीजन लेगा। अगर इसमें हम ये 17 मिनट ऐड करते हैं तो ये टाइम आ जाता है करीब 5 घंटे 54 मिनट। ये काउंटडाउन है ये भी, और ये करीब 6:04 का समय आ जाएगा अगर अभी हम समय को ऐड करते हैं तो ये टच डाउन है जब मून की सतह पर आ चुका जो होगा। मैं आपको समझ पा रही हूँ, यहाँ से प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, यानी चांद के सतह पे फिलहाल चंद्रयान 3 नहीं पहुंचेगा, लेकिन यहाँ से वो 17 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। टेलीकास्ट है जो कि इसरो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अभी भी वो करीब 30 किलोमीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। तो आप ऐसे सोचिए कि जैसे कि दिल्ली के ऊपर कोई हवाई जहाज जैसे सिग्नल नहीं मिलता है और वो कैसे गुड़गांव या 69.32 डिग्री साउथ पोल के थोड़ा सा दूर की ओर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साउथ पोल तो नहीं है, लेकिन ये साउथ पोलर रीजन में है, मतलब एग्जैक्टली साउथ पोल पर नहीं है। तो वहाँ पे एक तरह से हॉवर कर रहा है और उसकी प्रोग्रामिंग करीब 5:45 PM शाम के, जो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग है, तब ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि हम आप बिल्कुल पास में। और इस इमेज में अगर देखें तो ये वो वाले रीजन के पास अभी ये, क्योंकि ये सर्किल ले रहा है जी। और इसके बाद ये पेरिलियन एंड एपोलियन, ये वो वाले होते हैं जैसे कि पेरिजी एंड अपोजी, ये अर्थ के केसेस में कहते हैं। ये मून के केस में एपोलियन, दैट इज दूर, फारदेस्ट डिस्टेंस, जो दूर की है, और पेरिलियन इज नियरेस्ट पेरिलियन। ओके, तो ये पेरिलियन 25 किलोमीटर है, एपोलियन इस समय 134 किलोमीटर है। और अगले 5 घंटे बाद जो हम ये देख रहे हैं, इसके बाद ये यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। तो साउथ पोल अगर हम इसे मानते हैं तो 69 डिग्री करीब ये इस तरह का पॉइंट आएगा। ये फारदेस्ट साइड है और ये वो वाला एरिया है जहाँ पे अब सनरेज स्टार्ट हो रही है, जैसे कि सूर्य उदय जैसे कहते हैं, सूर्य उदय। मेरा नाम खुद अरुण है, उसका नाम भी सूर्योदय ही होता है। आई एम लकी टू से वो वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। तो अगले 5 घंटों में ऐसे सोचिए कि सूरज की पहली किरण का आना स्टार्ट हो रहा होगा और ये अभी धीरे धीरे चल के यहाँ तक आ रहा होगा। अच्छा, तो मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल है दर्शकों को ये समझना कि लाइव ट्रैकिंग में, क्योंकि इस तरह की जो इमेज है वो इसरो की तरफ से पहले भी दी गई थी। अब ये जो तस्वीर है, फिलहाल चंद्रयान 3 कैसे डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये इसी का साइड लाइव है, क्योंकि ये क्रिएटेड है। ये विक्रम लैंडर के पास बहुत सारे कैमरे हैं और उनका ट्रांसमिशन अर्थ पर हो ही रहा है। तो ये उसी का है, कैसे वो मूव कर रहा है, क्योंकि इस समय इसकी स्पीड शायद 6000 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग। तरीका क्या है? देखिए, अभी एपोलियन एंड पेरिलियन के अकॉर्डिंग ये उतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, लेकिन इसके डिस्टेंस कम ज़्यादा है, लेकिन ऊंचाई इसकी ल्यूनर सरफेस से करीब 30 किलोमीटर है। यहाँ पर आने के बाद अभी ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में ऐसे से हॉवर कर रहा है। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम करनी है इसे और वर्टिकल वेलोसिटी को स्टार्ट करना है, जो कि 7 स्टेप्स में है। फाइन ब्रेकिंग, देन एटीट्यूड होल्डिंग फेज, देन फाइन ब्रेकिंग फेज और फिर
लास्टली डिसेंट फेज, वो वाले प्रोसीजर जब यहाँ से स्टार्ट होंगे तो ये ऐसा माना जाता है कि करीब जब 500 किलोमीटर दूर होगा वहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए ऐसे हम सोचें कि विक्रम लैंडर एक जगह पे जाके रुकेगा और एकदम से नीचे आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉडी मोशन में है। तो करीब 500 किलोमीटर पहले से वो डिसेंट के स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपने ग्राफ देखा होगा, अगर ग्राफ में XY देखेंगे तो वो ऐसे ऐसे करके एक अलग ट्रेजेक्ट्री के साथ करता है। तो धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम करना है, वर्टिकली स्पीड को नीचे लाना है, लेकिन उसके बीच फाइन ट्यूनिंग करना है। इट्स वेरी ट्रिकी प्रोसीजर और इस मिशन का सबसे क्रिटिकल पॉइंट यही है जब इसे प्रिसाइजली नीचे उतारना है विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर। थैंक यू सो मच अरुण साहब। समझ लेते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट उसमें रखे गए, चंद्रमा पर जो टेम्परेचर का जो रेंज है वो मिनिमम -173 से लेके पॉजिटिव में मोर देन 127 डिग्री तक जाता है। तो इस तरह से करीब 300 डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन होता है। अब जो विक्रम लैंडर और रोवर है, इसमें जो मशीन है, पेलोड है, जो हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो माइनस टेम्परेचर को नहीं झेल सकते, लाइक उनकी बैटरी खराब हो सकती है। तो जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे फिर से वो रात का समय स्टार्ट होगा तो माइनस में टेम्परेचर फिर होने लगेगा। अब वो जो मशीन है वो हीट जैकेटेड एक एनवायरनमेंट में नहीं है और वो -173 डिग्री तक अगर जाता है तो उनकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है कि वो जीवित रह पाए अगले 14 दिन के बाद, ऐसा चांसेस कम है। लेकिन ल्यूना 25 जो भी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सक्सेसफुल हुआ, उसमें एक न्यूक्लियर पावर जनरेटेड हीटर जैकेट रखा गया था और इस तरह से रखा गया था कि उसका जो मॉड्यूल था अगर वो सक्सेसफुली लैंड करता ल्यूना 25 तो वो 1 साल तक रहता। तो उसमें ऐसा मेंटेन रखने को कहा गया था कि जब ल्यूना नाइट स्टार्ट होगा तो वो हीट जैकेटेड लाइक एयर कंडीशन की तरह से वो मेंटेन रखेगा, मशीन को लाइव रखेगा और जब ल्यूना डे स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली मशीन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारे मॉड्यूल में ये वाला पार्ट अभी मिसिंग है, इसलिए वो 14 दिन तक ही अपने सारे काम लेकिन अभी खोज के लिए बहुत सारी चीजें हैं अरुण जी। और इस चंद्रमा पर जो इस समय सबसे ज़्यादा जो होड़ लगी हुई है, जैसे कि US, अभी जापान का इंस्ट्रूमेंट जाएगा और इसराइल भी, चाइना का Chang'e 6 भी जाने वाला है, इंडिया का चंद्रयान 3, ये सभी का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पानी की खोज। पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर कल को एस्ट्रोनॉट जाते हैं या फिर वहाँ पे स्पेस कॉलोनी बनाई जाती है या स्पेस स्टेशन हॉल्ट बनाया जाता है जिससे कि इंटरस्टीलर ह्यूमन जा पाए, जैसे कि मंगल ग्रह और वीनस ग्रह जाने के लिए, तो वहाँ पे एक बेस स्टेशन बनेगा। अब क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। अगर वहाँ पे पानी पाया जाता है चंद्रमा पर तो हम वहाँ पे रिफिल कर पाएंगे, एटलीस्ट केमिकल रिएक्शन से उस पर बना पाएंगे। दूसरा, पानी पीने के लिए मनुष्य के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आता है रेयर मून एलिमेंट्स, वो ज़रूर है, लेकिन और इसके अलावा एक हीलियम 3। Yes, Pia. Actually, this Gaganyaan mission will be ultimately a manned mission. I mean, there will be like 3 crew members going to space. But before that crew manned mission, there will be uncrewed mission where Biomitra, that is the robotic, or we can say a robot will be going to space to feel, and that will be having a lot of senses like equal to like human body, and that time radiation and then several other parameters have to be checked. Here I would like to add upon that in India or Bharat has given the Vyomnaut. So similarly it is the analogy to the cosmonaut of Russia, astronaut of USA and taikonaut of China. So we have given this Sanskrit word of Vyomnaut. But by 2035 when India will be having its own space station, similar to like International Space Station for like life sciences experiment and physical experiments. But before that we should have the capability to send humans to the space exosphere, I mean up to the 400 kilometer, and taking back the astronaut to Earth safely. But now, as initially we cannot send human being in the first go, before that there will be a lot of tests. So today is the day for the TVD1, that is test vehicle demonstration first, where we have to use this capability of escape crew module, and that today we are going to do. In near future, because as Sunita told, Sukran mission, that is the Venus mission, Mangalyaan 2, Chandrayaan 4, and there are a lot of space missions are coming up one by one. So ISRO will be very much busy and preoccupied. However, I'm sorry to say that because of COVID-19 pandemic, these all missions are getting delayed by 2 or 3 years. It was not due to money, I can say.
because this Gaganyaan mission was initially started or conceptualized in 2006. Initially, then the government of India returned back by 2008, and then 2009, 2013. There were very less, progress. But recently, we have come across that there is a leap and bound progress in the space missions, and our country will have its own space station by 2035. But before that, like in these 10 or 11 years, we have to have the capability to send human to the space. However, today it is not space, it is just going to stratosphere. That is like 17 kilometer. Up to the 17 kilometer, this vehicle will be going and then getting the splashdown in the Bay of Bengal, and the Navy will be helping to recover it safely. So this will be one of the simulation, and next month probably TVT2 and TVT3, several other missions will be coming up. Yes, Pia. Indeed, and Dr. Arun Pratap Sikarwar, he's assistant professor at DEI. Dr. Arun, can you hear me? Yes. Okay. Dr. Arun Pratap, yes. Your thoughts on this momentous day. What are you expecting later today? Today is auspicious day, and today, after 126 days journey to 15 lakh kilometers away from the Earth, Lagrangian point, now this Aditya L1, which is comprising of around 1,500 kg and having 7 payloads. And out of 7 payloads, 4 payloads are for the remote sensing. 3 payloads will be having the observation in the Lagrangian points. So this way, at around 4 p.m., lastly, like a few thrusters ejected by the ISRO from the ice track, and then finally we will be having this satellite in the Lagrangian point hanging over, and the life is for 5 years. In that period, there will be a lot of crucial information coming about the sun. Sun is most important celestial body because we are solar system, and in the solar system, the energy ultimately comes from the sun. Okay, this way or that way. So after EU, European Union, USA, and China, we are the 4 to have any foreign body or any satellite reaching to the Lagrangian point 1 or L1 orbit. Yes, Uday. Right, Dr. Arun Pratap, also, as far as, of course, this entire mission is concerned, we were just taking our viewers through the core team members. It's certainly been a historic feat, hasn't it? The way ISRO has built this mission, designed it, and of course now carried it forward to this stage. Yes, such missions are not just proprietary of like ISRO. Indian Space Research Organization is accompanied by several research institutes. Like for Aditya L1, as we were just hearing you, so there are several professors from the Inter-University Center for now main Astrophysics, IUACC, then Physical Research Laboratory, PRL Ahmedabad, then Satish Dhawan Space Center, and then Vikram Sarabhai Space Center, Trivandrum. So it's a conglomeration of several scientists. Even the Vice Chancellor of Ashoka University is L1. It will add up on a lot of information about the astronomy, astrophysics, and especially this Aditya L1 will lead to a lot of inputs and information how we can keep our satellite safe in this space. I would like to add upon that in the low Earth orbit, that is LEO, which is like around 160 kilometer to 2000 kilometer from the equator, there are up to 55% total satellites of this world lies in the LEO. It means like out of 7,300 total satellites, 55% are in the LEO, and their transmission towards the Earth or towards their respective countries to whom they belong, the solar winds and magnetic storms coming from the sun are very important to have information. Because now onwards, after this 23 and 24, we can see there are a lot of satellites coming off every week from any country. Lot of satellites are going to this space. So how we have to keep our satellites safe, healthy, and having their ambient environment, we should have a check and online data. So space health depends on the sun. So sun is not only giving the power energy in the form of solar cells to their satellites, but at the same time the solar winds also can negatively affect satellites. So this Aditya L1 will add up a lot of information, not only for our country and astronomy and astrophysics, but to all the nations over the globe who are going to send their satellites in the space. Yes, Uday.
देखिए आदित्य L1 पहली बात मैं बता दूं, आदित्य L1 कोई सूर्य के पास नहीं पहुंचा जैसा कि ऐसा बोला जा रहा है। ये अर्थ और सन के बीच की जितनी दूरी है उसका 1% मतलब 15 लाख किलोमीटर ही ये सूर्य की ओर गया है। इसका मतलब अभी भी 99% अभी भी उससे दूर है। ये जो पॉइंट है लैग्रेंजियन पॉइंट, ये कोई एक फिजिकल पॉइंट नहीं है, कोई एक छोटी सी जगह नहीं है। ये एक हेलो ऑर्बिट होगा। इसका मतलब ये कि एक काफी बड़ा स्पेस है और स्पेस में कोई पॉइंट नहीं है, कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है कि वहां के हम ऐसे कहें कि इस पॉइंट के अलोंग इसे परिक्रमा करना है। वो ऐसी एक लैग्रेंजियन पॉइंट 1 एक हेलो ऑर्बिट है, वो भी कई हजारों किलोमीटर के एरिया में है, जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं सन का, वो न्यूट्रलाइज करते हैं और उस जगह पर ये प्लग इन हो जाएगा। मतलब वहां पर जो इसके बूस्टर्स और जो इसके इंजेक्टर्स को एक प्रिसाइज कंप्यूटराइज्ड एक सॉफ्टवेयर से इतना इंजेक्ट किया जाएगा कि वो ना तो उसे दूर जाए और ना ही किसी के पास आए, क्योंकि वो पॉइंट चंद्रमा से भी ज्यादा दूर है। इसका मतलब ये होता है कि वो पॉइंट हेलो ऑर्बिट ऑफ L1 वहां से सूर्य की ओर 24 आवर्स देख सकेगा आदित्य L1 के सभी पेलोड 7 पेलोड। और अगले 5 साल तक वो इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट और हम कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग, जैसे रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से सन की ओर देखना, वो ऐसे 4 पेलोड का काम है और 3 पेलोड उस लैग्रेंजियन पॉइंट में ही जो उस एरिया तक जो रेडिएशन आ रहा है उसको स्टडी करेगा। हेलो ऑर्बिट जो L1 का है वहां पे ऐसा कोई खतरा नहीं है। वहां पे कुछ जैसे कि एक SOHO जो 1998 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था, सोहो है और 2 और वहां पर सैटेलाइट हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वहां पे अभी ट्विटर या अपनी वेबसाइट के थ्रू हमें डिक्लेयर करेगा। अब आप ये भी सोचिए कि वहां पे कोई कैमरा लिंक लगा है, कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं आ रहा है, वहां पे वो जस्ट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को ये सब पता है। जो सॉफ्टवेयर जिसमें आदित्य L1 में डाला गया वो उसके पास सारे कोऑर्डिनेट्स, वो स्पेस के सारे एरियाज के डेटा है कि उसे कहाँ पर रुक जाना है, कहाँ पर उसे ट्विस्ट करना है और किस एंगल पे सन की ओर देखने के लिए उसके पेलोड का जो चेहरा है वो मतलब उसके डॉक्टर अरुण, क्या बड़ा चैलेंज है वहां लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंचना, या वहां पर बने रहना भी उस पर्टिकुलर स्पेस में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो भी एक चैलेंज होगा? देखिए, अगर पहुंचने की बात करते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट तक इस सैटेलाइट के, तो ये बहुत ही इजी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर देखा जाए तो आप मंगलयान 1 याद करिए, वो फर्स्ट टाइम ही सक्सेसफुली मंगल तक गया। मंगल ग्रह की दूरी इस लैग्रेंजियन पॉइंट से ज्यादा है, ये 15 लाख किलोमीटर है। मार्स इससे भी दूर है। ऐसे चंद्रयान 1 भी फर्स्ट टाइम में अपनी जगह पहुंच गया था। एक्सपोसेट भी, वो तो खैर लो अर्थ ऑर्बिट में है, वो भी पहुंच गया। पहुंचना इस बहुत बड़ी वो नहीं है। अब उस हेलो ऑर्बिट में से 5 साल तक बनाए रखना और टाइम टू टाइम उतना ही इजेक्ट करना कि वो जो आदित्य L1 जो करीब 1500 किलोग्राम का एक पूरा बॉडी है उसे मेंटेन रखना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या स्पेस इज कोई फिजिकल चीज नहीं है, जैसे मून पर पहुंचाना है या मंगल ग्रह पर या इस स्पेस में देखा जाए तो अब तो सैकड़ों ऐसे सैटेलाइट हैं, तो पहुंच के वहां पे रखना, उस पर्टिकुलर एंगल पे मेंटेन रखना और कंटिन्यूअसली अर्थ पर डेटा लेते रहना, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब Oh yes, exactly. See, in today's future smart world, we can say there's a lot of disruptive technology, and we are fortunate that after 50 years, at least in my age, I could see now lunar missiles once again coming up. And right now, like Chandrayaan 3, and now Artemis 2 is about to go next year from NASA, and then Japan and Israel is also trying to go to moon. And now we are getting to have like logarithmic phase of lunar missions, and probably every year there will be lunar missions. So next year in the Artemis 2, that will be like flyby by the 4 astronauts of USA over the moon, and then Artemis 3 probably will have like manned mission to the moon. Now it is the human ingenuity of the mind that goes to like unlimited thinking, and that is the Hindi name Brahmand or Brahmin, and that is the like ultimate or unlimited. So it is human curiosity to go and explore the solar system, and who knows that now solar system, and someday human might think of going to galaxy and even cosmos. So like India itself is having now Gaganyaan mission by next year. And before that, Aditya L1 will go this year only in 2023. That will go to the L1 point of where the Aditya L1 will be looking at the sun core directly to study the sun. So there are plenty of
space missions now. Now we need to have very heavy rocket, just like Artemis space launch vehicle is there. Probably India should have its bigger and bigger, better than this launch vehicle Mark III right now, what we have used in the Chandrayaan 3. So we are expecting a very great leap and bound, upcoming missions, and it will generate a lot of curiosity in the humankind, especially in the students, towards the engineering, towards the research, towards going beyond the Earth. So it's a good opportunity we are watching all. This is an added advantage because the orbiter of Chandrayaan 2 is still alive for another 2 or 3 years. It will be there till 2025, 26. And it has already helped a lot by doing terrain mapping of the south pole of the moon, by taking lots of pictures, and those images of the south pole have been loaded in the software and computer of this Vikram lander now. So it is helping not right now or today afternoons onwards only. It is already helping a lot for the Chandrayaan 3. And this is the follow-up mission. So Chandrayaan, like they are cousins, I can say, and certainly it is helping from before itself. And now, as communication cannot be developed directly from the lander to the Earth or ISTRAC, that is ISRO telemetry tracking and command network, so the data from the Vikram lander, that will be coming through the this orbiter of the Chandrayaan 2, and this will give a very fine-tuned, unlike like last time when Chandrayaan 2 was alone and there was no Indian orbiter in the help. So right now I can say that this is an added advantage for Vikram lander of the Chandrayaan 3, who will having the help from Chandrayaan 2 orbiter as well. And certainly it will be helping even in the live telecast, because on Wednesday there will be live telecast from 5:27 by the ISRO on the website or so. So certainly some pictures and some delayed pictures and data from this orbiter will also be reaching to the Earth, and we will be watching. In the space, any satellite, if it is in the lower speed or reducing the speed, it has tendency to come down under the influence of the gravity of the moon. So right now, whatever the speed is there and whatever height from the lunar surface is there, it is slowly reducing down, and now second deboosting is already initiated. So now ultimately it will be going towards like 30 kilometer almost from the lunar surface, related to that 69.32 degree from the south pole. And day after tomorrow on 23rd, then there will be very tricky procedure of like 15-minute terror that previous ISRO chief K. Sivan explained during the Chandrayaan 2 problem. So again, that will be the same period, and that will be having like 7 steps where this horizontal velocity will reduce down, and then this Vikram lander will be coming down slowly. So here the speed of the satellite will be reduced down, and then there will be increase in the vertical velocity down and horizontal velocity again maintaining a fine tuning, and then there will be a rough braking phase, then attitude holding phase, and then fine tuning phase. And after that there will be 4 very precise steps of terminal descent phase, where this speed of 30 kilometer to 7.4 kilometer will come, and then 7.8, then 800 meter, and then slowly the legs of the Vikram lander, that will be horizontal initially, that will come down in a different angle towards this vertically down, and then it will come slowly in that 15-minute period coming down to the lunar surface. Once this Vikram lander comes down, there will be dust will come out, because the dust is very powdery over the moon. It is the gray color, and because free water is not there, there is no atmosphere, there is no air, there is no like volcano, etc. So the soil has remained very fine particular type over the moon. So that will come over the space, and then there will be need of when the solar panels are not covered with the dust, and then once it settled down, then at least after 1 hour or so, then rover will be instructed to come out from the valley of the Vikram lander. And then the good thing will be to see the selfies of each other, like rover and lander will be taking selfie and giving message to ISRO, and we will be watching probably online with some delay of few seconds or so, and then it will be happy moment.
Over the Bikram lander, there's a Indian flag on the one side, and then ISRO's logo over another side. And when we will be seeing this logo over the moon surface, that will be so encouraging moment to we all of us, like 140 crore of people. And certainly, probably every 3 out of 4 people will be watching this day after tomorrow, and that will increase the prestige of the country. So I can say when Bikram lander will be coming down, the prestige of the country will going up in a just opposite way. So that will be very thrilling moment day after tomorrow. Yes, Uday. अरुण प्रताप जी, मतलब ये जो थर्ड फेज है, जो फाइन ब्रेकिंग फेज है, that is not altitude holding, that is attitude holding phase, जिसमें 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर तक वो नीचे उतरेगा। सर दोबारा और इसके बताइए बाद प्लीज 50 प्लीज दोबारा डिग्री पर- बताइए आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा जैसे एटीट्यूड होल्डिंग फेज जिसमें 7.4 किलोमीटर तक ये विक्रम लैंडर आ जाएगा, उसके बाद 6.8 किलोमीटर तक इसे आना है। ठीक है। और उस समय करीब 50 डिग्री के एंगल से जो हॉरिजॉन्टल टाइप का जो विक्रम लैंडर जिसके लेग्स हॉरिजॉन्टल थे, वो एक पर्टिकुलर एंगल पर नीचे की ओर झुकेंगे 50 डिग्री से। उसके बाद ये जो थर्ड स्टेप फाइन ब्रेकिंग स्टेप, उसमें फिर धीरे धीरे नीचे आना। इस तरह से 6.8 किलोमीटर के बाद वो सीधा फिर 800 मीटर तक इस स्टेप में आएगा। 800 मीटर आने के बाद उसे 150 मीटर तक आना है। 150 मीटर के बाद 60 मीटर और 60 मीटर के बाद 10 मीटर। 10 मीटर, जब हाँ। 10 मीटर पे आ जाएगा तब लैंडिंग हजार्ड एंड अवॉइडेंस कैमरास एंड दूसरे सारे कैमरा और प्लस ऑर्बिटल जो ऊपर से देख रहा होगा, उसकी हेल्प से AI एल्गोरिथम ये तय करेगा कि उसे नीचे उतरना है कि नहीं। तो इस तरह से 10 मीटर से फाइनल स्टेप पे जब नीचे उतरेगा तो डस्ट निकलेगी काफ़ी सारी, क्योंकि वहाँ पे फाइन मिट्टी है ब्लैक कलर की या ग्रे कलर की। वो मिट्टी हो सकता है पैनल को भी कवर करेगी और कुछ देर तक वो खड़ा रहेगा जब तक कि रोवर नहीं बाहर निकले।